चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आज का सबसे पहला वोकैब है एलाइज। एलाइज इज अ प्लूरल वर्ड एलाई का, ठीक है। एलाई का मतलब होता है आपके दोस्त, जो आपके सहायक हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनको हम कहते हैं एलाइज। सबसे पहले आपने एलाई वर्ड पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। जब आप स्कूल में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर के बारे में आप पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा होगा एलाइज एंड द एक्सिस पावर्स, है ना, यूएस के एलाइज, राइट। सो एलाई का मतलब होता है समवन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स अदर पीपल। सहयोगी मतलब आपके जो भी सहयोग कर रहे होते हैं उनको हम एलाइज कहते हैं, ठीक है, राइट। दिस इज अ नाउन, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड है। सपोर्टर्स, कलीग्स, सिंपथाइजर्स, कॉन्फिडरेट्स, ये सब आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा? एनिमी, डिट्रैक्टर्स, जो आपके दुश्मन है, जो विरोधी पक्ष है, वो एंटोनिम में आ जाएगा। अ क्लोज एलाई ऑफ द लीडर। क्लोज एलाई मतलब कोई बहुत नजदीकी दोस्त या नजदीकी सपोर्टर लीडर का। अग्रीड दैट ही वाज बीइंग अटैक्ड अनफेयरली, उसने माना कि हाँ उस लीडर को अटैक किया जा रहा था अनफेयरली। ऑल आइज आर ऑन, ऑल आइज आर ऑन, ये क्या है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। यूज टू कन्वे दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज करंटली द फोकस। बेसिकली आप ये समझ लो, अगर मैंने कहा ऑल आइज आर ऑन यू, मतलब सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो अगर सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, ऑल आइज आर ऑन यू, तो सब अगर तुम्हें देख रहे हैं तो तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तुम अभी उस वक्त फोकस हो सबका, है ना। सो फोकस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ऑल आइज विल बी ऑन टुमारोज वोट, है ना। तो कल के वोट पर सभी की नजर होगी कि भाई क्या कैसे वोट जा रहा है, कितना वोटर परसेंटेज, वोटर टर्नआउट हुआ है, वोटर टर्नआउट परसेंटेज रहा है ना, क्या रिजल्ट्स रहेंगे। अभी फिलहाल सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या रिजल्ट्स होंगे, है ना। स्टिल्टेड, स्टिल्ट का मतलब क्या होता है? देखो, यूज्ड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब बोलने के या लिखने के तरीके के लिए ये यूज होता है, स्टिल्टेड राइटिंग या स्टिल्टेड स्पीच। बट ये किस तरीके के को कहते हैं स्टिल्टेड? नॉट नेचुरल और रिलैक्स्ड। कोई चीज जो बहुत फॉर्मल हो, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल, जो नेचुरल ना हो, रिलैक्स्ड ना हो, तब हम उस स्पीच या उस राइटिंग को हम क्या कहते हैं? स्टिल्टेड। क्या कहते हैं हम उसे? स्टिल्टेड, ठीक है। रस्टिक और इनएलिगेंट। एंटोनिम क्या होगा? ग्रेसफुल, सॉव और अर्बेन। एंटोनिम्स क्या होगा? ग्रेसफुल हो, सॉव हो या अर्बेन हो। याद रखना, अर्बन नहीं, ई हटा दोगे तो अर्बन बन जाएगा, जिसका मतलब होता है शहरी। अर्बेन का मतलब होता है वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेल पॉलिश्ड, ठीक है, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, सो दैट्स अर्बेन। ही राइट्स इन अ फॉर्मल एंड रादर स्टिल्टेड स्टाइल। हम क्या ही रहेगी, कैसे लिख रहा है वो कि बहुत फॉर्मल, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैकेनिकल सी चीज, नेचुरल सी ना लग रही हो, है ना, वैसी स्टाइल में वो लिखता है, राइट। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी आ जाओ फटाफट। हेडवे, हमारे यहाँ थोड़े दिन से ना लाइट इश्यूज हो रहे हैं, लाइट इश्यूज यानी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे क्लास शिफ्ट कर जाना पड़ता है 10 बजे, राइट। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू कीप द क्लास एज रेगुलर एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना हम क्लास को रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। तो इवन इफ यू आर मिसिंग द लाइव सेशन, यू कैन अटेंड इट लेटर ऑन, ठीक है। हेडवे, हेडवे का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना। मेक हेडवे, ये एक्चुअली एक फ्रेज की तरह यूज होता है। मेक हेडवे मतलब मेक प्रोग्रेस, ठीक है, आगे बढ़ना, रास्ता खोज लेना, आगे का रास्ता देख लेना। टू मेक प्रोग्रेस और गेट क्लोजर टू अचीव समथिंग, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल सेशंस डेली फॉलो करते हैं, अगर आप वोकैबुलरी न्यूज़पेपर में से डेली पढ़ते हैं, बहुत सारी नई वोकैबुलरी आपको पता चलेगी और आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मार खाते हैं। ग्रामर फिर भी इजी होता है कि ग्रामर एक बार आप रूल को समझ लेते हैं और एक बार समझ आ गया तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपके सामने एरर आ जाता है तो आप स्पॉट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सीखने के बाद में भी अगर आप एरर स्पॉट नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। बिकॉज एरर आपको पता है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, बस आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, राइट। बट कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग चाहिए होती है। और डेली बेसिस पे अगर मान लो कि अगर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स अगर आप एडिटोरियल पे स्पेंड करते हैं, दिस विल वर्क लाइक मैजिक एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग हेडवे टुवर्ड्स सिलेक्शन। मतलब यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सिलेक्शन। टू मेक प्रोग्रेस और गेट क्लोजर टू अचीविंग समथिंग, ठीक है। अब आपकी सिनोनिम्स देखो क्या है? प्रोग्रेस, एडवांस, प्रोसेस,
एडवांसमेंट, प्रोग्रेशन, आगे बढ़ने से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है ये सब आपके सिनोनिम्स होंगे। और वहीं पर पीछे होने से, पीछे हटने से या तरक्की ना करने से या हार जाने से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होगा ये सब आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। सो रिग्रेशन, रिट्रीट, रिसेशन, पीछे हटना, कदम पीछे ले लेना, राइट। द शिप्स हेडवे वाज शोड बाय द स्टॉर्म। शिप का जो हेडवे था वो किससे पता चला? स्टॉर्म से पता चल रहा था, है ना। यानी ये तूफान जो था वो शिप को और जहाज को उसकी मंजिल की ओर लेके जा रहा था, है ना। मंजिल की ओर तूफान का बहाव था, तो शिप को भी, जहाज को भी उसी ओर लेके जा रहा था, ठीक है। नाउ कंसोलिडेट, एटी एंडिंग वर्ड है, तो बच्चों एटी एंडिंग वर्ड क्या होता है? सॉरी, वर्ब होता है एटी एंडिंग वर्ड, है ना। एटी एंडिंग वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। कंसोलिडेट करना मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप वोकैबुलरी, कोई नई वोकैबुलरी आपने सीखी, नई सीखी है, बिल्कुल समझ आ गया है, ठीक है, बट उसको एक दो बार रिवाइज करके उसको पक्का करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, ठीक है। जब शुरू शुरू में आप सीखते हो तो वो क्या होता है कि हाँ ठीक है समझ आ गया, इट्स न्यू टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो, आप उसको एक दो सेंटेंस बना लेते हो, मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, है ना। आप अगर उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि वो वोकैबुलरी आपके दिमाग में बैठ जाती है बिल्कुल, ठीक है। कंसोलिडेट हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। सो टू बिकम और मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर सक्सेसफुल, किसी चीज को और मजबूत बनाना या और कामयाब बनाना, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक है। जैसे मान लो तुमने पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिया, एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन जब तुम रिवीजन कर लेते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब अब थोड़ा सा पक्का हो गया है, वो सब अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है, राइट। सो आप देखेंगे सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट, यूनाइट, इंटीग्रेट या फिर मर्ज। एंटोनिम क्या होगा? कंसोलिडेट करना। अच्छा, कंसोलिडेट करने का मतलब एक जगह इकट्ठा करना भी होता है, ठीक है। एक तो होता है उसको मजबूत करना और दूसरा इकट्ठा करना, इसीलिए इकट्ठे करने से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेट, यूनाइट, इंटीग्रेट ये सब वर्ड्स भी आपकी सिनोनिम्स में आ गए हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? फैला देना, ठीक है, बिखरा देना, या आपको चीजें याद नहीं है ना, दिमाग में जब पहली बार आप सिलेबस कोई भी कवर करते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहली बार जब आप कोई सिलेबस कवर करते हो तो आपको लगता नहीं है कि आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि यार भूल रहे हो आप, है ना। तो सब कुछ स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो ये सब डिसेंट्रलाइज होना, स्प्रेड आउट होना, ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये सब बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल फीलिंग्स है। कंसोलिडेट होगा तभी जब आप उसको रिविजन करोगे, ठीक है। रिबेल फोर्सेज हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ऑन द रीजन। अब इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आया कि रिबेल फोर्सेस जो हैं, रिबेल फोर्सेस मतलब जो विरोध करने वाले फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, विरोधी जो ताकतें हैं, उन्होंने उस रीजन पर, उस क्षेत्र पर अपनी पकड़, देयर होल्ड, अपनी पकड़ क्या कर ली है? कंसोलिडेट कर लिया। मतलब पहले उन्होंने वहां पे कब्जा किया, अब कब्जा करके वहां पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है ना। सो रिबेल फोर्सेस हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ऑन द रीजन, ठीक है। सीडिंग, सीड करना मतलब क्या होता है? टू अलाउ समवन एल्स टू हैव और ओन समथिंग। ये आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ड जो है वो ये है CEDE, ठीक है। सीड करना मतलब सीड, CEDE, ठीक है। सीड इट्स अ वर्ब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे तुम जिद करते हो तो मम्मी पापा तुम्हारी बात मान जाते हैं, तो वो सीड कर लेते हैं, ठीक है। सीड कर देना मतलब आपको अलाउ कर देना, ठीक है। आप कुछ जिद कर रहे हो कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये फलाना मोबाइल चाहिए, मुझे ये फलाना लैपटॉप चाहिए, मम्मी पापा बोलते चलो ठीक है, भले हमारे बजट के बाहर है लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए आसानी हो, ठीक है, अलाउ कर देते हैं, ठीक है। सो टू अलाउ समवन एल्स टू हैव और ओन समथिंग, ठीक है। अब आपने एक तरह से क्या किया? देखो, अब आप सोचेंगे कि तो अलाउ किया है तो अबैंडन कैसे? अबैंडन मतलब उन्होंने अपने पैसे तो अबैंडन ही कर दिए, बोले ठीक है बेटा ले, तू पैसे ले ले, पकड़ ले, जा तू अपना लैपटॉप ले ले, जा तू अपनी मनपसंद बाइक ले ले, है ना। सो एक तरह से जाने देना, त्याग देना, ठीक है। सरेंडर, रेलिंक्विश, ठीक है। एंटोनिम क्या? कभी कभी मम्मी पापा बोलते नहीं, तेरी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे रोक रखे हैं हमने, है ना, या तेरी शादी के लिए पैसे रोक रखे हैं। अक्सर लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है ना, कि ठीक है पढ़ने में जितना मिनिमम में तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लो, बाकी हमने पैसे रोक रखे हैं, ठीक है। तुम्हारी शादी में दहेज देने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है, मना कर दिया, ठीक है। तो पैसे क्या करिए उन्होंने? इकट्ठे करके रख लिए। रिटेन, कीप और विथ होल्ड, राइट। नाउ हांगकांग वॉज सीडेड, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है टू। हांगकांग वॉज सीडेड टू ब्रिटेन आफ्टर द ओपियम वॉर। सीडेड टू मतलब हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया था, ठीक है। हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया था, सीडेड टू ब्रिटेन आफ्टर द ओपियम वॉर। ओपियम वॉर हुआ, उसके बाद में हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया गया था, ठीक है। चलिए, ओवर्टली,
ओवर्टली का मतलब क्या है, देखो ओवर्ट ly लग गया है, ओवर्ट एडजेक्टिव है, ly लग गया है, एडजेक्टिव में ly लगता है तब वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। ओवर्टली मतलब खुलेआम, ठीक है। कोवर्ट मतलब छुपके, हिडन, तो कोवर्टली मतलब छुपके से, सीक्रेटली, कोवर्ट मतलब सीक्रेट, लेकिन ओवर्ट मतलब ओपन, ठीक है। सो ओपनली, पब्लिकली, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अपेरेंटली, अपेरेंट का मतलब क्या है भाई, जो साक्षात दिखाई दे रहा है, ठीक है। सच पता नहीं क्या है, हम कहते हैं ना कि लेकिन हाँ देखने से लग रहा है, अपेरेंटली इट सीम्स ही इज द विक्टिम, ठीक है, या ही इज द कल्प्रिट, देख के लग रहा है कि भाई यही गुनहगार है, ठीक है, देख के लग रहा है, पता नहीं ये सच में है या नहीं, हो सकता है शक्ल ही गुनहगार जैसी है, ठीक है। सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ओपनली, पब्लिकली, अपेरेंटली, सिंपल, ऑब्वियस, एविडेंट, राइट। एंटोनिम क्या होगा बच्चों, एंटोनिम होगा अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल मतलब जो चीज समझ नहीं आ रही है, जो चीज समझ नहीं आ रही है मतलब जो हिडन है, जो साफ साफ दिख नहीं रही है, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, जो क्लियर होता है, सामने होता है, साक्षात होता है, वो तो समझ आता है ना। राइट, ठीक है। टू हेज इट्स बेट्स, टू हेज इट्स बेट्स इडियम क्या है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट लॉस, ठीक है, अपने आप को नुकसान से बचाना, कैसे, बाय सपोर्टिंग मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट और बोथ साइड्स इन अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आप क्या करें, टू हेज इट्स बेट्स, बेट्स, बेट का मतलब क्या, अब बेट आई बेट करते हैं ना, तो बेट का मतलब क्या होता है, चैलेंज, सॉरी चैलेंज करना। हेज करना मतलब अपने चैलेंज को सुरक्षित कर लेना, मतलब तुम्हारा नुकसान कैसे भी नहीं होना चाहिए। अब तुमने कोई रिस्क लिया, कोई चैलेंज लिया, लेकिन उसमें तुम अपना नुकसान किसी भी तरह बचा ले रहे हो, तो आपने क्या किया, अपने अपने बेट्स को हेज कर लिया, टू हेज इट्स बेट्स, क्लियर, राइट। आगे बात समझ एवरीवन, चलो बढ़िया, आ जाओ। दे आर हेजिंग देयर बेट्स, देखो यहाँ पे इट्स इसलिए बोला है क्योंकि उसके पहले कोई एक नॉन लिविंग थिंग या किसी कंट्री की बात हो रही होगी, ठीक है। अगर आपकी बात होगी तो मैं कहूंगी यू आर हेजिंग योर बेट्स, इसको यूज ऐसे करना है। यहाँ पे दे था तो इसलिए हमने दे आर यूज किया है, दे आर हेजिंग देयर बेट्स, मतलब वो अपने जहां पे भी रिस्क लिया है उन्होंने या चैलेंज लिया है, अपने चैलेंज को सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि चाहे जैसे जो हम हिंदी में कहते हैं ना कि चिट भी तेरी और पट भी तेरी, है ना, चाहे जो कुछ भी हो आपका जीत निश्चित होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर हेजिंग देयर बेट्स एंड कीपिंग अप कॉन्टैक्ट्स विद बोथ कंपनीज, तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों कंपनी से कॉन्टैक्ट रख रहे हैं ताकि उनका नुकसान किसी भी तरीके से ना हो, ठीक। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन हमारा गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो देखो इंग्लिश दोनों जगह सीखने मिलेगा, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीखो चाहे आप कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या है कि आप ग्रामर डिटेल में सीखते हैं, ग्रामर की हर एक बारीकी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वोकैबुलरी पे काफी सारा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका फोकस इस पे नहीं होता है कि इंग्लिश आ गई तो बोलना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट्स द रीजन वाई मेरे बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स सिलेक्शन के बाद में फिर आते हैं मुझसे और पूछते हैं कि मैम अब स्पोकन कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज फिर ऑन जॉब उनको बात करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज है और यहाँ पे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब आपको जो भी आता है वो बोलने भी आना चाहिए, ठीक है। सो स्पोकन इंग्लिश में अगर थोड़ी बहुत आप गलतियां भी करते तो वो इतना कोई नोट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी पे फोकस रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी और प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस पे फोकस होता है। वी फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच एंड इन द कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच वी फोकस ऑन ऑल द डिटेल्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन विच आर रिक्वायर्ड in your competitive examinations, ठीक है। So this is the difference between the two. You don't have to get confused. यहाँ पे आप बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं, सिर्फ सीखते नहीं, हम उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो बिल्कुल पक्का हो जाए, ठीक है। अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। निया कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज का फर्स्ट वोकैब में हमारे पास एक फ्रेज है, ठीक है, आप ईडियम कह लो या फ्रेज कह लो, मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू मतलब बहुत शोर या बहुत हल्ला गुल्ला, अबाउट नथिंग मतलब कोई चीज ना के बराबर है ना, कोई चीज नथिंग है और उसके बारे में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, ठीक है। सो मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग मतलब मच मोर एक्टिविटी, या तो कोई काम हो, मतलब
जो काम बहुत छोटा हो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना, या कोई काम जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट ना हो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करना, ठीक है, या कोई बहुत छोटी सी बात हो लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना टाइप्स, है ना, मतलब कोई चीज़ जो छोटी है या अनइम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाना, ठीक है, क्लियर है, राइट एवरीवन, ये समझ आ गया हमें। सो मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब होता है मच मोर एक्टिविटी, वरी और एक्साइटमेंट देन द सिचुएशन डिजर्व्स। मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें जितना खुश होना चाहिए उससे ज्यादा खुश होना, जो भी सिचुएशन है उसमें जितना चिंता करना चाहिए उससे ज्यादा चिंता करना, या जो भी सिचुएशन है उसमें जितना काम करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा काम करना। दैट्स मच अडू अबाउट नथिंग, राइट। I had the feeling that the 3D experience would be much ado about nothing। मतलब मुझे ऐसा फील सा हो रहा था कि जो 3D एक्सपीरियंस होगा ना वो क्या होगा, would be much ado about nothing, मतलब छोटी सी बात होगी लेकिन वो 3D एक्सपीरियंस का हल्ला ज्यादा मचेगा, हल्ला ज्यादा कटेगा, ठीक है, क्लियर, आगे बात हमें समझ। चलिए दूसरा देखते हैं, डाउन प्लेइंग। डाउन प्ले करने का मतलब क्या, कोई चीज छोटा बना देना, मतलब वो है इंपॉर्टेंट लेकिन उसको हाँ ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा टाइप बना देना, ठीक है। कम महत्व दिया जाना, टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सीम लेस इंपॉर्टेंट मतलब उसको छोटा सा फील करवाना, ठीक है, टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और नॉट एज बैड एज इट रियली इज, ठीक है, मतलब हकीकत में कोई चीज बहुत खराब है लेकिन हम बोलते हैं नहीं यार ठीक है चल जाएगा, काम चल जाएगा, है ना। कोई चीज बहुत खराब है लेकिन हम उसको चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, जो कुछ भी है बहुत खराब या है बहुत अच्छा, लेकिन हम उसको कम खराब या कम अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है एवरीवन, उसको हम कहते हैं डाउन प्ले करना। डाउन प्ले कर देना मतलब जो भी है बहुत बड़ा सा है या बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसको कम आंक रहे हैं या कम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए सो डाउन प्ले, डाउन प्ले एक वो क्या है, इसको फ्रेजल वर्ब में जब आप ब्रेक करेंगे तो ये प्ले डाउन भी हो सकता है, किसी चीज को प्ले डाउन करना मतलब उसका छोटा करके दिखाना या कम इंपॉर्टेंट करके दिखाना। लेसन, सॉफ्टन, व्हाइट वॉश, ठीक है, या डी वैल्यू। एंटोनिम्स क्या होगा, बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है, एम्पलीफाई, जैसे ये दोनों एंटोनिम्स है। मच अडू अबाउट नथिंग है बहुत छोटी सी चीज लेकिन आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, है ना। सो एम्पलीफाई, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट की स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है, एग्जैजरेट, ओके। द मेयर इज ट्राइंग टू डाउन प्ले द क्राइसिस। मेयर जो क्राइसिस है ना, जो परिस्थिति है बहुत खराब परिस्थिति है उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग चिंता नहीं करो, ठीक है, राइट। चलिए द नेक्स्ट वन, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, पालन करना। इट इज अ नाउन, ANCE एंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों, नाउन होता है, ठीक है। कंप्लायंस, कंप्लाई करना, कौन से वर्ब से बना है, कंप्लाई। इस वर्ब के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है बच्चों, कंप्लाई विथ, ठीक है, कंप्लाई विथ, इसका नाउन फॉर्म क्या है, कंप्लायंस। द एक्ट ऑफ ओबेइंग अ लॉ और रूल, कोई कानून हो उसको फॉलो करना, है ना, स्पेशली वन दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और टाइप ऑफ वर्क, अनुपालन करना, बेसिकली पालन करना, अनुपालन करना, राइट। सो अध्यरेंस, कंफर्मिटी, ऑब्जर्वेशन, ये सब फॉलो करना, पालन करना उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, उल्लंघन करना, पालन ना करना, मना कर देना। रिफ्यूज, रिवोल्ट, डिफाई, डिफायंस, ये नाउन है, किस वर्ड से बना है, डिफाई, DEFY, ठीक है, डिफाई, ओके। नाउ लैक्सिटी, ITY एंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है, ITY एंडिंग वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। लैक्सिटी, लैक्स होना मतलब इजी गोइंग होना, ज्यादा मतलब चिल मोड में ज्यादा रहना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग टू इजी गोइंग, ये एक अच्छी चीज नहीं है चिल मोड में रहना, ये कुछ ज्यादा ही चिल मोड में रहते हैं, कोई सिचुएशन को सीरियस लेते ही नहीं है। लैक्सिटी वाले लोग, जिनके अंदर लैक्सिटी होती है, वो किसी भी सिचुएशन को इजी गोइंग होना ठीक है, चिल होना ठीक है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। सो TOO जहां पे भी वर्ड आ जाता है तो वो जरूरत से ज्यादा है, टू इजी गोइंग। अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग टू इजी गोइंग और नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, जितना पर्याप्त स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है।
एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. अब जैसे एज अ टीचर या फिर आपके मम्मी पापा, एज अ पेरेंट उनको जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो ज़रूरी है. आपके साथ जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना तो होना चाहिए. बहुत ज़्यादा ढील छोड़ दो तो बच्चे क्या होते हैं, अब टीचर अगर बहुत ज़्यादा अगर लैक्स हो जाए तो उससे क्या होगा, बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही चिल मोड में चले जाएंगे, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल एंड अप रूइनिंग देयर करियर. राइट नाउ, स्लैकनेस, स्लैक होना, नेग्लिजेंट होना, लापरवाह होना, जरूरत से ज्यादा इजी गोइंग कोई होता है तो वो लापरवाही है. ठीक है, केयरलेसनेस है, लीनियंसी है. ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, केयरफुल होना. ठीक है, या कंसाइंशियस होना. नाउ द न्यूज़पेपर्स अक्यूज्ड लोकल पुलिस ऑफ लैक्सिटी. देखो, लैक्सिटी का आरोप लगाया है लोकल पुलिस पर. किसने आरोप लगाया, न्यूज़पेपर्स ने. द न्यूज़पेपर्स अक्यूज्ड, आरोप लगाया मतलब लैक्सिटी कोई अच्छी चीज नहीं है. accused the local police of laxity in dealing with gamblers. जो गैम्बल करते हैं, जुआरी वगैरह होते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं ना, तो गैम्बलर्स के साथ में डील करने के लिए जो लोकल पुलिस है वो कुछ ज्यादा ही लैक्सिटी दिखा रही है, मतलब नेग्लिजेंस दिखा रही है. जिस हिसाब से उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं. एरेटेड, व्हाट डू वी मीन बाय एरेटेड नाउ. अब देखो, एरेट तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन जब इसमें ईडी लग जाता है तब ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देता है. ठीक है, जब ईडी लग जाता है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देता है. टू ऐड अ गैस और लिक्विड, एरेट करना मतलब एयर ऐड करना. ठीक है, हम कहते हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला एंड उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. सो एरेटेड ड्रिंक्स मतलब आप लिक्विड में एयर ऐड कर रहे हो तो वो एरेट कर रहे हो, एरेटेड ड्रिंक हो गया. टू ऐड अ गैस टू लिक्विड, स्पेशली अ ड्रिंक. ठीक है, टू अलाउ एयर टू एक्ट ऑन समथिंग. ठीक है, वायु मिश्रित, हिंदी में जब आप समझ सकते हैं, अगर आपको हिंदी लाइक पता है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. एरेट करना मतलब वायु मिश्रित करना, वायु मतलब एयर मिक्स करना. कहाँ पे, लिक्विड में. ठीक है, इनफॉर्मल अगर आप देखेंगे तो इनफॉर्मल इसका मीनिंग क्या है, एरेटेड मतलब गुस्से में, तमतमाया हुआ. ठीक है, इनफॉर्मल एंग्री और एजिटेटेड. ठीक है, चलो, तो ऑक्सीजनेट होना, एयरिफाई होना, चार्ज होना, फ्रेशन होना, इन्फ्लेट होना, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे. ठीक है, नाउ एंटोनिम क्या होगा, रिड्यूस या फिर कंडेंस. जब आप कहीं पे भी एयर ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसीलिए हम इन्फ्लेट कह रहे हैं. ठीक है, फ्रेश सा हो जाएगा, वो फ्रेशन अप हो जाएगा, चार्ज होगा, एरिफाई होगा. इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे रिड्यूस होना या कंडेंस होना. ठीक है, यू शुड एरेट द सॉइल. आपको क्या करना चाहिए, सॉइल को एरेट करना चाहिए. मतलब हो सकता है कि सॉइल की मिट्टी थोड़ी हम ऊपर नीचे करते हैं, है ना, ताकि उसमें क्या हो सके कि उसमें ऑक्सीजन या एयर सप्लाई जा सके, है ना. सो यू शुड एरेट द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स. हम कोई भी बीज बोते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, हम एक जो हल लेके हम क्या करते हैं, हम खेत जोतते हैं, है ना. तो खेत की जुताई क्यों होती है, ताकि मिट्टी थोड़ा सा उथल पुथल हो जाए और मिट्टी में हवा जा सके, जो कि वो भी जरूरी है. ठीक है, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी ITY एंडिंग वर्ड. बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ITY एंडिंग वर्ड. यस बच्चों, वेरी गुड. ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन. ठीक है, ITY एंडिंग वर्ड इज अ नाउन. एनोनिमिटी, एनोनिमस होना मतलब अज्ञानता, अज्ञान होना बिल्कुल. ठीक है, नहीं अज्ञान नहीं, इसको अज्ञान नहीं बोलेंगे, अनजान होना, सॉरी, अज्ञान होना तो इलिटरेसी हो जाएगा. ठीक है, अनोनिमिटी मतलब आपके बारे में लोगों को पता नहीं है. ठीक है, अननोन होना, राइट. सो अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज नॉट नोन और स्पोक ऑफ बाय नेम. सो अनोनिमिटी मतलब जहाँ पे आपके बारे में लोगों को पता नहीं है या आपका नाम नहीं जानते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जो कवि होते हैं, पोएट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो अपना रियल नेम उनका कुछ और ही होता है ना. वो कुछ एक सिग्नेचर या एक स्पेशल वर्ड यूज कर लेते हैं अपने लिए, अपनी पहचान के लिए, है ना. उनका नाम जो होता है, रियल नेम होता है, वो किसी को नहीं पता होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट, ऑब्सक्योरिटी, नहीं पता है कोई चीज, है ना, अस्पष्ट है. सो ऑब्सक्योरिटी, साइलेंस या ओब्लिवियन. ठीक है, नाउ एंटोनिम क्या होगा, नेम, फेम. ऑब्वियसली अगर किसी का नाम नहीं ज्यादा लोगों को पता है तो उसका एंटोनिम क्या है कि उसका नाम सबको पता है, और जिसका नाम सबको पता होता है वो फेमस होता है ना. शी एंजॉयड द एनोनिमिटी ऑफ लाइफ इन अ लार्ज सिटी. सो बड़े शहर में उसको, जो ज्यादा लोग नहीं जानते थे ना, उसको वो चीज अच्छी लग रही थी.
कई बार अच्छा लगता है, ठीक है, कि यार आपको ज्यादा लोग नहीं पता जानते हैं, बिकॉज जब ज्यादा लोग आपको जानते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लाइक हर कोई आपको घूर रहा होता है, देख रहा होता है, आपके बारे में खुसर फुसर बातें कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार एकदम अनजान हो हम तो ज्यादा बेटर है ना। आज का सबसे पहला वोकैब है सेट द बार। सेट द बार ये एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना, ठीक है। सेट द बार आप ऐसे मान सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई भी सरकारी लाइक जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, लेकिन आप अपनी फैमिली के सबसे पहले ऐसे पर्सन होते हैं जो सरकारी नौकरी मिलती है, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है और वो भी ऑफिसर लेवल का। तो आपने क्या किया? आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना। सो आपने क्या किया? यू सेट द बार फॉर योर फैमिली। सेट द बार मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। ये हाई लो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग इतना गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं कि मतलब यार इससे नीचे और कोई नहीं गिर सकता है ना, वो वाला स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, राइट। सो हाई और लो चाहे जो भी हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, उसको हम सेट द बार कहते हैं। यूजुअली ये पॉजिटिव सेंस यानी कि हाई स्टैंडर्ड्स के लिए ही यूज होता है, ठीक है, फॉर समथिंग। देव सेट द बार हाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है? बार सेट किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है। कैसा स्टैंडर्ड? हाई, इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। किस टर्म्स में उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, मतलब आप अच्छा ही उम्मीद कर सकते हैं उनसे, ऐसा उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इतना हाई या इतना अच्छा उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ब। डेजिस्ट मतलब टू इंसिस्ट दैट समवन स्टॉप डूइंग समथिंग, सिंपली रोकना। डेजिस्ट करना मतलब रोकना। आई डेजिस्ट मतलब आई स्टॉप, ठीक है। सो किसी को आप कुछ काम करने से रोक रहे हैं, सो आप डेजिस्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। सो सीज, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, हॉल्ट। रोकने का एंटोनिम क्या होगा? कंटिन्यू करना, शुरू करना, ठीक है। बिगिन, अपीयर, कमेंस। द सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर्ड। सोल्जर्स को आदेश दिया गया है टू डेजिस्ट फ्रॉम फायरिंग देयर गन्स, है ना। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, नो फायरिंग, नो शूटिंग, है ना। तो उनको क्या कहा गया है? उनको फायरिंग करने से रोका गया है। उनको क्या आदेश मिला है? दे हैव been ordered to desist from firing, to desist from firing. better late than never. better late than never भी क्या है? एक इडियम है, ठीक है। हम हिंदी में कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बेटर लेट देन नेवर एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है, लेकिन आप इससे इसका मीनिंग समझ सकते हैं। बेटर लेट देन नेवर, ना होने से तो अच्छा है कि थोड़ा लेट हो लेकिन कोई चीज हो जाए। इसको भी आप अपने सिलेक्शन से रिलेट कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो ही ना, उससे तो अच्छा है कि भाई थोड़ा सा लेट हो लेकिन हो जाए और अच्छी जॉब आपको मिल जाए, है ना। सो बेटर लेट देन नेवर, कोई बात नहीं, देर हो गया तो क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट सिलेक्शन तो हमें मिल गया है, फाइनली हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया है, ठीक है। सो डूइंग समथिंग लेट, चाहे कोई काम आप लेट करो, ठीक है। और आप लोगों के एज में तो आप ये भी अगेन रिलेट कर सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, शादी कर लो, शादी कर लो, जैसे ही थोड़ा सा आपका ग्रेजुएशन हुआ, कोई छोटा मोटा जॉब भी लग गया या नहीं भी लगा, 22, 23, 24 आप क्रॉस करने लग जाते हैं तो घर से प्रेशर आने लग जाता है, शादी करो, शादी करो, ठीक है। सो आप कहते हैं कि भाई लेट शादी करेंगे लेकिन मतलब ढंग से करेंगे, राइट। सो बेटर लेट देन नेवर। डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल, ठीक है। नॉट डूइंग इट एट ऑल। मम्मी पापा भी बोलते हैं ठीक है यार शादी ना करे, उससे तो अच्छा है कि थोड़ा अपने करियर को टाइम दे दे, लेकिन फिर बाद में वो अपना डिसीजन ले ले, ठीक है। शी फाइनली टर्न्ड इन हर प्रोजेक्ट 2 weeks लेट, मतलब टर्न इन करना मतलब सबमिट करना। तो उसने फाइनली अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, ठीक है। 2 हफ्ते लेट उसने सबमिट किया, लेकिन फाइनली उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। बट बेटर लेट देन नेवर। हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है लेट जरूर हो गया, लेकिन कम से कम प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करने से तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज वॉच डॉग। वॉच डॉग इज अ नाउन, ठीक है। वॉच डॉग क्या है? नाउन। आप इस वर्ड से ही इसका मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। वॉच करना, ठीक है। सो अ पर्सन और ग्रुप दैट कीप्स वॉच इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेस्ट, अनएथिकल प्रैक्टिस, कुछ खराब हो या कुछ गलत हो, उस चीज गलत ना हो, है ना, उस चीज के लिए जो अलर्ट रहे, जो नजर रखे, उसको हम क्या कहेंगे? वॉच डॉग, ठीक है। देयर विल बी अ वॉच डॉग टू चेक अप ऑन द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम। देयर विल बी अ वॉच डॉग टू चेक अप ऑन द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, यानी कि स्कीम का जो कार्यरत होना है उसको चेक करने के लिए कि स्कीम के इम्प्लीमेंट होने में, लागू होने में कोई परेशानी ना आए, कुछ गलत ना हो, इस चीज पर नजर रखने के लिए वहां पे कौन होगा? देयर विल बी अ वॉच डॉग, मतलब कोई ऐसा पर्सन अपॉइंटेड होगा कि भाई तुम देखो कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पार्टिसान, पार्टिसान इज अ पर्सन, किसी इंसान को कहते हैं। कौन है वो इंसान? हु स्ट्रांगली और फर्मली सपोर्ट्स, ठीक है। कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी विचारधारा हो,
उसको कोई स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्टिसान। ठीक है, समर्थक, हिंदी में आप समझ सकते हैं, समर्थक को हम पार्टिसान भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रूसेडर्स, सपोर्टर्स, ज़ीलट्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या होगा, न्यूट्रल या फिर नॉन पार्टिसान। या तो आप किसी चीज के समर्थक होंगे या फिर समर्थक नहीं होंगे, यानी कि न्यूट्रल होंगे, नॉन पार्टिसान होंगे। एट फर्स्ट द ईगर यंग पोएट, एट फर्स्ट यानी शुरू शुरू में, जो ईगर मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उत्सुक होते हैं, है ना, सो ईगर यंग पोएट जो है was a partisan of the revolution, जो भी क्रांति चल रही थी उस क्रांति का जो यंग पोएट था, है ना, वो क्या था, एक पार्टिसान था, यानी कि सपोर्टर था, यानी कि क्रांति को वो सपोर्ट करता था। एट फर्स्ट यानी कि बाद में चेंज हो गया है, ये सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि बाद में सिचुएशन चेंज हो गया है। राइट, रिफ्रेन, रिफ्रेन इज अ वर्ब, रिफ्रेन करना भी होता है रोकना, ठीक है, अपने आप को रोकना। डेजिस्ट, आज ही हमने एक वर्ड देखा, दोनों के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आएगा, फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। टू अवॉइड डूइंग और स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो आप कुछ करना अवॉइड कर रहे हैं, या अगर कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है और आप अपने आप को रोक लेते हैं, तो आपने क्या किया, आपने रिफ्रेन किया। ठीक है, सो अ कमेंट और स्टेटमेंट दैट इज ऑफन रिपीटेड, उसको भी हम रिफ्रेन कह सकते हैं, जो ऑफन रिपीट होता रहे। ठीक है, कीप फ्रॉम, अवॉइड, विथहोल्ड या एब्सटेन, एब्सटेन भी आपका वोकैब में बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, सो या तो आप अपने आप को रोक रहे हैं या फिर अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट टू मतलब किसी की बात मान लेना, किसी के आगे घुटने टेक देना या किसी की बात मान लेना। ठीक है, वी रिफ्रेन्ड फ्रॉम टॉकिंग, हमने बातचीत करने से अपने आप को रोका। वी रिफ्रेन्ड फ्रॉम टॉकिंग अंटिल वी न्यू दैट इट वाज सेफ, जब तक हमें ये नहीं लगा कि हम सेफ हैं तब तक हमने बातचीत करने से अपने आप को रोका। रिब्यूक, रिब्यूक इज ऑल्सो अ वर्ब, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, डांटना, फटकारना। ठीक है, सो टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी, किसी से गुस्से में बात करना, उसको हम रिब्यूक कहते हैं। क्यों आपने उससे गुस्से में बात किया, बिकॉज ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, तब आप उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, है ना, उसकी आलोचना कर रहे हो। ऐसे नहीं कि बस मन कर रहा है इसलिए आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, या इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आलोचना करना तुम्हारा काम है, चार लोग बोलने का काम ही है। ठीक है, वो वाला नहीं, उसने गलती किया है इसलिए, जैसे घर में छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम उनको डांटते हैं, है ना, तो वी रिब्यूक देम। स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं तो टीचर्स या एल्डर्स जो है वो डांटते हैं, दैट्स रिब्यूक। ठीक है, नाउ कंडेमनेशन, रेप्रिमांड, सेंश्योर, डिनंसिएशन, स्टूडेंट्स ये सभी वर्ड्स आप लोगों के एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंश्योर, रेप्रिमांड, डिनंसिएशन, ठीक है, ये सब का मतलब होता है गलती पर डांटना, डांट फटकार लगाना। ठीक है, एंडोर्समेंट, अब या तो आप कुछ गलती करोगे तो डांटे जाओगे, कुछ गलती नहीं करोगे तो आपकी सराहना होगी, एंडोर्स किए जाओगे, सपोर्ट किए जाओगे। ठीक है, आई वॉज रिब्यूक्ड बाय माई मैनेजर, मतलब मेरे मैनेजर ने मेरी डांट लगाई फॉर बीइंग लेट, क्यों, क्योंकि मैं लेट हो गया था। नाउ द नेक्स्ट वन, बार्ड, बार करना यानी कि किसी को ब्लॉक कर देना, बैन कर देना, वर्जित कर देना, रोकना। ठीक है, सो टू बी ब्लॉक्ड फ्रॉम एंट्रेंस और नॉट अलाउड, सिंपली अलाउ ना करना, अनुमति ना देना, इज टू बार समवन। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, बैन करना, इसका एंटोनिम क्या होगा, अलाउ करना, सो परमिट करना या परमिसिबल। ही हैज बीन बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, उसको मेडिसिन प्रैक्टिस करने से बार कर दिया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर्स अगर कुछ गलत करते हुए, इलीगल करते हुए पाए जाते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, उनको प्रैक्टिस करने से उनका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, बार कर देते हैं कि अब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ही हैज बीन बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। नाउ पैरिटी, ITY एंडिंग वर्ड है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। पैरिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल होना, समानता, पैरिटी मतलब समानता। ठीक है, नाउ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्विवेलेंट, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंसी, इक्वालिटी, सिमिलैरिटी, पार, एट पार हम कहते हैं ना, एट पार मतलब बराबर। एंड इसका एंटोनिम्स क्या होगा, असमानता से रिलेटेड यानी कि इनइक्विटी या फिर डिस्पैरिटी। देखो डिस्पैरिटी, एट पार मतलब बिल्कुल बराबर होना। ठीक है, पैरिटी समानता, डिस्पैरिटी असमानता। वुमेन हैव फॉट फॉर पैरिटी, ठीक है, वुमेन हैव फॉट फॉर पैरिटी यानी समानता के लिए वुमेन ने फाइट किया है विथ मेन इन द वर्क प्लेस, ऑफिस में, वर्क प्लेस में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज xenophobia,
अगेन फोबिया इज अ रूट वर्ड, ये एक वर्ड की तरह भी यूज होता है, एक रूट की तरह भी यूज हो जाता है, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज या तो उससे डर है या तो बिल्कुल पसंद नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है या फिर फियर है, उसको हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। जीनोफोबिया क्या है, फॉरेनर्स से, विदेशियों से जो आपको बिल्कुल या तो डर होता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है ना, या तो आप उसको स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं या तो उनसे डर है, तो हम उसको जीनोफोबिया कहते हैं। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, याद रखना बच्चों, अक्यूज के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है। स्पॉटिंग एरर में आपका ये एरर कई बार आता है। He was accused of xenophobia in his work, मतलब अपने काम में जीनोफोबिया से उसका जीनोफोबिया का आरोप उस पर लगा था। यानी कि कोई अगर दूसरे देश का एम्प्लॉय है तो उसके साथ में वो ऑब्वियसली या तो उसको उससे डर है या तो स्ट्रॉन्ग और अनरीजनेबल डिसलाइक है, नहीं पसंद कर रहा है। तो कोई चीज जब आप बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप उसके साथ में भेदभाव करते हो, है ना, तो ऑब्वियसली वो गलत है। एट वर्क प्लेस इट इज रॉन्ग, सो ही वाज अक्यूज्ड ऑफ xenophobia in his work। रूज, रूज का मतलब होता है कोई भी ट्रिक या क्लेवर प्लान, कोई भी चाल, ठीक है, चाल या छल या धोखा भी हो सकता है ये, ठीक है। डिसेप्शन, ट्रिक। सब्टरफर्ज, सब्टरफर्ज का भी मतलब होता है चाल या धोखा, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजम, स्ट्रैटेजम एक पॉजिटिव सा वर्ड है फिर भी। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा ऑनेस्टी, सच्चाई, लॉयल्टी, वफादारी, ठीक है। हिज एक्ट वाज जस्ट अ क्लेवर रूज, मतलब उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक बहुत ही शातिर चाल थी। हिज एक्ट वाज जस्ट अ क्लेवर रूज, अ क्लेवर रूज एक शातिर चाल, टू गेट मी टू गो आउट विथ हिम, वो उसकी सिर्फ एक शातिर चाल थी कि हम उसके साथ में बाहर जा सके, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज मफल। मफल का मतलब क्या होता है, मफल का मतलब ऐसे किसी का मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो बोल ना पाए, है ना। टू मेक अ साउंड क्वाइटर, किसी को शांत कर देना या चुप कराने की कोशिश करना, या मतलब मफल आप ऐसे अगर मुंह किसी का बंद कर दिया तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको मफल कर दिया ताकि या तो वो शांत हो जाए या तो उसकी आवाज क्लियर ना रहे, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मफल, ठीक है। म्यूट कर देना किसी को, स्टिफल कर देना, सॉफ्टन या फिर इंसुलेट कर देना। एंटोनिम क्या होगा, एम्पलीफाई करना, ठीक है। किसी को आप शांत कर रहे हो तो एम्पलीफाई कर मतलब ज्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ा देना, ठीक है। हम म्यूजिक सिस्टम में यूज करते हैं एम्पलीफायर, राइट। सो एम्पलीफायर मतलब आवाज तेज करने वाला, वॉल्यूम तेज करने वाली कोई चीज। इनहैंस करना या फिर अनमफल, मफल अनमफल इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। द हाउस हैज डबल ग्लेज्ड विंडोज, घर में कैसे विंडोज हैं, डबल ग्लेज्ड, यानी कि वो जो कांच वगैरह है ना, तो वो डबल ग्लेज्ड है। इससे क्या होता है, टू मफल द नॉइज ऑफ एयरक्राफ्ट, और हो सकता है कि एयरपोर्ट के आसपास है घर, तो उससे क्या हो रहा है कि एयरप्लेन की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो उस चीज को मफल करने के लिए यानी कि शांत करने के लिए उन्होंने अपने घर में क्या किया है, डबल ग्लेज्ड विंडोज यूज किया है, जिससे कि आवाज बाहर की घर में कम आती है। क्रेडिबिलिटी, ITY, अच्छा ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। क्रेडिबिलिटी ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जिसपे आप विश्वास कर सके, विश्वसनीयता, ठीक है। बिलीवेबिलिटी, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, रिलायबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, अनरिलायबल, नॉट ट्रस्टवर्दी, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। Then the new evidence lends credibility to their theory, मतलब उनकी जो भी थ्योरी थी उसमें क्या आ रहा है, अब क्रेडिबिलिटी आ रहा है। क्यों क्रेडिबिलिटी आ रहा है, जो नया सबूत सामने आया है उसकी वजह से उनकी थ्योरी में विश्वसनीयता बढ़ गई है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला वोकैब है सोजर्न। सोजर्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये एक नाउन है, ठीक है। दिस इज अ नाउन एंड व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अ शॉर्ट स्टे, ठीक है, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, कोई भी शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट प्लेस, शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस विच इज नॉट योर हाउस, आपका घर नहीं है, है ना। कहीं पर भी आप सफर पर निकले हैं, कहीं थोड़े समय के लिए, कोई छोटा सफर हो या कहीं पर थोड़े समय के लिए आप रुकें, उसको हम कहेंगे सोजर्न, ठीक है। स्टे, टारी या फिर स्टॉप ओवर। एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स होंगे आपके रिसाइड या फिर ड्वेल। ये तो शॉर्ट स्टे है जहां पे हम कहते हैं ना हम यहाँ के रेसिडेंट हैं, मतलब वहां पे आप लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। सो रिसाइड करना या ड्वेल करना मतलब लंबे समय तक किसी जगह पर रहना, लेकिन थोड़े समय के लिए रहने के लिए
सोजन कहेंगे, ठीक है। कन्वीन क्या होगा? कन्वीन एक वर्ब है। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, इकट्ठे करना, ठीक है, संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। देखो जब भी आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या करते हैं आप? काफी सारे लोगों को इकट्ठा ले आते हैं, है ना। सो टू ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ मीटिंग टुगेदर, इकट्ठे लेके आना, तो उसको हम कहते हैं कन्वीन। समन, मस्टर, कॉल, असेंबल एंड कन्वोक, ये सब सिनोनिम्स है। देखो समन किसी को बुलाना, स्पेलिंग याद रखेंगे, SUMMON, समन। कोर्ट समन देता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज अ वर्ब। समन का भी मैं आपको बता दूं, एक तो समन जब आप वर्ब कहेंगे तब तो इसमें SEIS नहीं आएगा, इसका सिंगुलर नाउन है समन्स, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल है समन्सेस। याद रखना S लगने से ये प्लूरल नहीं होगा, नाउन फॉर्म में S लगेगा, ये सिंगुलर है, ES इसमें ऐड करेंगे तब ये प्लूरल बनेगा। ये आपके ग्रामर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वन समन्स हम कहेंगे, वन समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, राइट। नाउ जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसमें S नहीं लगेगा, ठीक है। सो समन हमने यहाँ पे लिखा, समन, मस्टर, कॉल, असेंबल या फिर कन्वोक। अब एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है डिसॉल्व, ब्रेकअप या फिर डिस्पर्स, इकट्ठा करना, बिखेर देना, इसका एंटोनिम होगा। डिसॉल्व कर देना, ब्रेकअप कर देना या डिस्पर्स कर देना, बिखेर देना, ठीक है। डिसॉल्व कर दिया आपने, हम मीटिंग को डिसॉल्व करते हैं मतलब खारिज कर देना, खत्म कर देना, ब्रेकअप कर देना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। द काउंसिल विल बी कन्वीनिंग, काउंसिल इकट्ठा होने वाला है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 25th की मॉर्निंग काउंसिल जो है वो इकट्ठा होने वाला है, ठीक है। डेलीगेट, डेलीगेट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। डेलीगेट करना मतलब अपना कार्यभार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े समय के लिए किसी और को सौंपना, ठीक है, वो तो हो गया वर्ब। और नाउन की तरह डेलीगेट होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि। सो यहां पर ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, डेलीगेट, टू सेंड और अपॉइंट अ पर्सन। अब मैं अपने जगह पर अगर किसी और को किसी मीटिंग में भेज दूं, किसी मीटिंग में मुझे बुलाया गया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैंने मान लीजिए आपको बोला कि देखो मेरे बदले भाई मेरे ये पर्सन है, ये मीटिंग अटेंड करेंगे, तो यू विल बी अ डेलीगेट, ठीक है, यू विल बी अ डेलीगेट। क्यों? क्योंकि आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज की मीटिंग्स होती है ना, तो कंट्रीज क्या करते हैं? अपने एक प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने डेलीगेट को भेजते हैं, ठीक है, डेलीगेट्स, प्रतिनिधि। एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, ऑनवॉय या फिर डिप्लोमैट, ये सब आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? आप यहाँ पे किसी को भेज रहे हैं तो आप मना कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं या विथ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपने किसी को भेजा या किसी को अपॉइंट किया। नाउ डेलीगेट्स हैव वोटेड इन फेवर ऑफ द मोशन, मतलब जो भी मोशन चल रहा था उसके फेवर में वोट किया है, मतलब उसके पक्ष में डेलीगेट्स ने वोट किया है। अनट्रैमल्ड, व्हाट डू वी मीन बाय अनट्रैमल्ड? अनट्रैमल्ड मतलब बेरोक, बिना रुके, ठीक है। नॉट लिमिटेड बाय रूल्स, कोई भी कंट्रोल से मुक्त होना, किसी भी कंट्रोल से मुक्त होना या किसी भी नियम कायदे कानून से मुक्त होना, हम उसको कहेंगे अनट्रैमल्ड। नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल या कोई भी नियम कायदा कानून जिसे ना रोक सके उसको हम कहेंगे अनट्रैमल्ड, ठीक है। अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनफेटर्ड। फेटर्स का मतलब क्या होता है? फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, ठीक है। तो बेड़ियां क्या करती हैं? रोकती हैं आपको, है ना। सो अनफेटर्ड मतलब बिन बेड़ियों के। अनइम्पीडेड, इम्पीड करना मतलब रोकना, अनइम्पीडेड मतलब बिना रुके, बिना किसी रुकावट के। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो आजाद है, क्लियर, फ्री या फिर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नाउ सेल्फ गवर्निंग स्कूल्स आर अनट्रैमल्ड बाय एजुकेशन अथॉरिटी रूल्स। जो सेल्फ गवर्निंग स्कूल्स होते हैं मतलब ऐसे स्कूल्स जो अपने नियम कायदे कानून खुद बना सकते हैं, तो जो एजुकेशन रूल्स होंगे या एजुकेशन अथॉरिटी के जो रूल्स होते हैं वो उसके वश में नहीं होते हैं, वो उससे अनट्रैमल्ड होते हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अनट्रैमल्ड होना मतलब कंट्रोल में ना होना, ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोल। सेल्फ गवर्निंग स्कूल्स आर अनट्रैमल्ड मतलब सेल्फ गवर्निंग स्कूल्स कंट्रोल में नहीं है, किसके? बाय एजुकेशन अथॉरिटी रूल्स। द नेक्स्ट वन, जैम्बोरी। जैम्बोरी का मतलब क्या होता है? जश्न, ठीक है, जैम्बोरी जश्न। अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड इवेंट दैट मेनी पीपल गो टू, ठीक है। एंड कोई भी बिजी या नॉइजी ओकेशन हो, बहुत बिजी या बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे जश्न,
ठीक है, जैम्बोरी, स्प्री, बिंज, बेंडर या फिर कैरोसल। एंटोनिम्स क्या होंगे? अब यहाँ पे जश्न में क्या होता है, हम कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, खुशी होता है ना। सो एंटोनिम इसका क्या होगा? खुशी से एंटोनिम, खुशी का जो भी ऑपोजिट होगा या जो भी सेलिब्रेशन का ऑपोजिट होगा, है ना, तो वो सब आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। डिजेक्शन, डिप्रेशन, डेसोलेशन, ये सब वर्ड्स दुख से या निराशा से संबंधित है। We feel that he has been left out of the pre-election jamboree. हमें ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट आउट हो गया है, मतलब उसको इग्नोर कर दिया गया है प्री इलेक्शन जैम्बोरी से, मतलब इलेक्शन के पहले वाली जो एकदम हल्ला गुल्ला वाली पार्टी होती है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया। एक्सोटिक, अच्छा दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन, आईसी एंडिंग वर्ड, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज और डिफरेंट इन अ वे दैट इज स्ट्राइकिंग और फैसिनेटिंग। कोई चीज जो बहुत फैसिनेटिंगली अलग हो, मतलब इतनी फैसिनेटिंग भी हो और दूसरों से अलग भी हो, तो हम उसको एक्सोटिक कहते हैं। अपने आप में ही बिल्कुल अलग, जो अपने आप में ही अलग और खास हो और चमक रहा हो, फैसिनेटिंग हो, है ना, तो उसको हम एक्सोटिक कहते हैं। वेरी स्पेशल, एक्सॉर्बिटेंट, फैंटास्टिकल, एलियन, मार्वेलस, अपने आप में ही बिल्कुल अलग, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे? फेमिलियर, जो जान पहचान के हैं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके, पहली बार देखा और बहुत खतरनाक है कोई चीज, तो आप कहेंगे एक्सोटिक, ठीक है, लेकिन देखा हुआ सा लग रहा है, फेमिलियर। अनग्लैमरस, अनग्लैमरस, हमें कोई ग्लैमरस बोलता है? नहीं, लेकिन दीपिका पादुकोण को देख ले, ग्लैमरस, ठीक है। हम लोग तो आम जनता है, हम लोग कैसे हैं? हम अनग्लैमरस हैं, ठीक है, राइट। शी ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अवे टू एक्सोटिक फार अवे प्लेसेस। वो सपने देखती थी कि मैं फ्लाई करके जाऊंगी, मतलब ऑब्वियसली फ्लाइट से जाऊंगी, ठीक है, टू फार अवे एक्सोटिक प्लेसेस, मतलब जो दूर कोई जगह हो और बहुत सुंदर हो और सबसे हटके हो। सो फार अवे एक्सोटिक प्लेसेस, ऐसे जगहों पर वो जाकर सफर करके वहां पे थोड़ा समय बिताने का सपना देखती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अवे टू एक्सोटिक फार अवे प्लेसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल, एल एंडिंग वर्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, मतलब दिन दुगना रात चौगना बढ़ना, है ना, कोई चीज जो बहुत तेजी से बढ़े, तो हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, राइट। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, सो इन्फ्लेशन इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब बढ़ रहा है कोई चीज और वो भी बहुत ही तेजी से, रैपिड रेट पे, ठीक है। असेंडिंग, ऑगमेंटेड, माउंटिंग, रैम्पेंट, राइट। करप्शन के साथ में ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, रैम्पेंट करप्शन, बढ़ता हुआ, बहुत ज्यादा करप्शन, सो दैट्स रैम्पेंट। एंटोनिम क्या होगा? नॉन एक्सपोनेंशियल, डिक्लाइनिंग, कम होता हुआ, ठीक है, डिमिनिशिंग। द बिजनेस हैज एक्सपीरियंस्ड सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। द बिजनेस हैज एक्सपीरियंस्ड सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब बिजनेस क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है और बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और कई सालों से। एक्सपीरियंस्ड सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। प्रिस्टीन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इसमें सफिक्स नहीं है लेकिन इसके मीनिंग से आपको समझ आ जाएगा। प्रिस्टीन, जब आप किसी चीज को कह रहे हैं तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, कोई चीज जो बहुत पवित्र हो, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, कोई मिलावट ना हो और बहुत पवित्र हो, एकदम ओरिजिनल एंड प्योर, नॉट स्पॉइल्ड और वोन फ्रॉम यूज, तो अब हम उसको कहते हैं प्रिस्टीन, ठीक है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट मतलब बिल्कुल परफेक्ट। अनटच्ड, अनस्पॉइल्ड, अनब्लेमिश्ड, बेदाग, अनस्पॉइल्ड, खराब नहीं किया। ऐसी जगह जहां पे अभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं गई है तो वहां पे नेचुरल ब्यूटी कैसी होती है? अनटच्ड। जहां पे इंसान पहुंचता है फिर पेड़ काटने लग जाते हैं, है ना, पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं, गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है कि वो नेचर को कैसा कर देते हैं? उसकी प्रिस्टीन ब्यूटी को खत्म कर देते हैं, है ना। सो अनटच्ड, अनस्पॉइल्ड, अनब्लेमिश्ड, ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, अनब्लेमिश्ड मतलब बेदाग, अनस्पॉइल्ड जो खराब ना हुआ हो, अनटच्ड, राइट, इमैक्युलेट, ये सब वर्ड्स प्रिस्टीन के सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम क्या होगा बच्चों? एंटोनिम क्या होगा? स्टेल, बासी, सॉइल्ड, जो मटमैला हो गया हो, खराब हो गया हो, डैमेज्ड। द कार सीम्ड टू बी इन प्रिस्टीन कंडीशन, कार बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में लग रही है, मतलब
बिल्कुल जैसी नई थी वैसी ही कार लग रही है, खराब बिल्कुल नहीं है, कोई खरोच वरोच नहीं है, है ना. सो द कार सीम्ड टू बी इन प्रिस्टीन कंडीशन, राइट.